हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज यहाँ पे मुझे नहीं पता, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर जगह पे हुआ था, नेटवर्क इशू हुआ था और मेरे फ़ोन में भी बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। और जब नेटवर्क आया उसके बाद मैं अपने सेकंड चैनल पे ही एक वीडियो अपलोड कर पाई, क्योंकि उसके बाद भी नेट बहुत ज़्यादा स्लो था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और साथ ही साथ मैं वीडियो को रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं अपलोड भी नहीं कर पाई। होप आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए, यू आर नॉट ए मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को उसके बेड में सुला रहा था, उसके फॉरहेड पे थप्पी थप्पी करके, और उसको मतलब एक प्यारा सा सॉन्ग गुनगुना के उसको सुलाने की कोशिश कर रहा था। और जब उसने नोटिस किया कि वो सो चुका है तो वो अब अपने लान वांग जी को वहाँ पे सोता हुआ छोड़ के जाने की कोशिश करने लगा था। वो बेड से अपने पैरों को नीचे रख ही पाया था कि तभी लान वांग जी ने फिर से उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए उससे बस यही बोला कि क्या आज रात तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते हो। तो तभी वांग जी के इस क्वेश्चन को सुनने के बाद विंग ने स्माइल के साथ वांग जी से बोला, क्या तुम सच में चाहते हो मैं यहाँ पे रुकूं, और अगर कुछ गलत हो गया तो वांग जी ने बहुत नॉर्मल तरीके से विंग को आंसर करते हुए बोला, मुझे तुम पे विश्वास है। वांग जी का इतना कहना काफ़ी था विंग को वहाँ पे रोकने के लिए, और विंग ने भी अपने आप को वहाँ से बाहर जाने के लिए और ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया और भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, और चुपचाप उसे ब्लैंकेट में अंदर घुस गया, जिस ब्लैंकेट में उसने अभी तक वांग जी को कवर अप करके रखा था। उसके बाद वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए उसने वांग जी के हेड को अपने चेस्ट पे रखते हुए दोबारा से उसके बालों को सहलाना स्टार्ट किया। वांग जी फिर से अपने स्लीपी वार्ड में जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी विंग ने उसे दोबारा से आवाज़ लगाते हुए उसकी आंखों को खोलने पे मजबूर कर दिया, और वांग जी ने भी सिर्फ में इसका आंसर देते हुए उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। विंग ने फिर से अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए उससे बात करने की कोशिश की, और विंग ने बोला, मुझे पता है तुम डर गए हो, लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के बीच में कुछ ना कुछ मन मुटाव होते हैं, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हमारे बीच में भी वो ज़रूर आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी लाइफ में भी ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से रूठेंगे भी, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, एक दूसरे से दूर भी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में और दिल में बैठाने की ज़रूरत है कि हम लोग चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलों में क्यों ना फंस जाएं, हमारे बीच में चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, मुझे यकीन है कि एट द लास्ट हम दोनों साथ रहेंगे। और हमें उस लास्ट वक्त का इंतज़ार ज़रूर करना होगा। हम दोनों ही गिव अप नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में ज़रूर होगा ये सब कुछ, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन हाँ, एक रिश्ते में ये चीज़ें होते रहती हैं, ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी होंगी। लान वांग जी भी ये बात अच्छे से जानता था कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, क्योंकि विंग को उसने अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल जगह दे दी थी, और उस जगह पे अब वो किसी और को रख पाएगा, इसकी इसकी कल्पना भी वो नहीं कर पा रहा था। इमेजिनेशन में भी वो विंग की जगह किसी और को महसूस नहीं करना चाहता था, नहीं देखना चाहता था किसी और को। वो बस चाहता था कि विंग को जो जगह उसने दे दी है वो जगह हमेशा विंग की ही रहे। वो विंग की आंखों में देखते हुए सिर्फ एक ही बात बोलता है, मुझे तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम मुझसे ये कहोगे कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मुझे बाकी सिचुएशन से कोई डर नहीं लगता, चाहे मौत भी हम दोनों को अलग करने की कोशिश करे ना, और तब भी तुम मुझसे यही कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, तो भी मैं पेशेंस रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे वो शांति तब भी रहेगी जो कि एक इंसान को रहनी चाहिए। एक नॉर्मल स्थिति में जो शांति हर किसी के मन में होती है, मैं तब भी वो शांति रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन पे कि तुम हमेशा मुझसे एक ही चीज़ बोलोगे कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। वांग जी की ये बात सुनने के बाद विंग ने भी बहुत प्यार से उसको रिप्लाई करते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी लाइफ में कितने लोग आएं या जाएं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी लाइफ में हमेशा रहोगे, इस बात को मैं हमेशा श्योर रखूँगा।
मैं हमेशा इस बात की कोशिश करूँगा कि जो जगह मैंने तुम्हें दी है मैं कभी किसी को ना दूँ, और कोशिश करूँगा कि हम दोनों के बीच में कभी कोई ना आ सके। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरे शब्दों पे विश्वास होगा। उसने फिर से वांग जी के फॉरहेड पे किस किया। वांग जी ने भी विंग को एक टाइटली हक करते हुए उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मैं तुम्हारे हर एक शब्द पे विश्वास करता हूँ। इसी के साथ वो दोनों ही एक दूसरे की आर्म्स में एक दूसरे की वार्मथ को फील करते हुए आराम से सो चुके थे। दूसरी तरफ जियांग सेक्ट के ही जियांग महल में ही एक कमरे के अंदर जैन फेंगमियान और मैडम यू आज फिर से उसी तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे थे जैसे कि वो हर साल 18 साल से करते आ रहे हैं। और इस वक्त फिर से जैन फेंगमियान के हाथ में एक ऐसा बॉक्स था जिसे अभी तक उन्होंने खोल के नहीं देखा था, और वो बॉक्स उन्हें तब मिला था जबकि उनके बेटों का जन्म हुआ था। तब से लेके अभी तक हर साल उस बॉक्स को देखते हुए वो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर करते हैं, और उनमें से एक बात कॉमन होती थी कि बस 21 साल, जिस दिन वो 21 साल का हो जाएगा उस दिन इस बॉक्स को खोलने का टाइम आ जाएगा। हम में से कोई नहीं जानता इस बॉक्स के अंदर क्या है, बस हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे बच्चों की नई शुरुआत हो। इसी के साथ जैन फेंगमियान ने फिर से उस बॉक्स को उसी की जगह पे रख दिया था जहाँ से उसे निकाला था, उसी जगह पे उसे वापस रखते हुए वो मैडम यू की तरफ मुड़े थे। मैडम यू जैन फेंगमियान को देखते हुए उसको थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं क्यों जैन फेंगमियान की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे बस ये एहसास हो रहा था कि 3 साल और रह चुके हैं इस बॉक्स को खोलने के, और न जाने इसके अंदर से ऐसा क्या निकलेगा जिससे जान के वो खुश होंगे या दुखी, वो नहीं जानते थे। मैडम यू ने पूरी कोशिश की जैन फेंगमियान को काम डाउन करने की, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि चाहे इसके अंदर कुछ भी हो लेकिन सच्चाई यही है कि वो दोनों हमारे हैं, इस बात को कभी कोई नहीं झुठला सकता। ऐसा कहते हुए मैडम यू ने जैन फेंगमियान को गले से लगा लिया था। जैन फेंगमियान ने भी अपने आर्म्स को मैडम यू के अराउंड अरब करते हुए अच्छे से उनको भी सिक्योरली अपने आर्म्स में होल्ड कर लिया था, और इसी के साथ वो दोनों कपल भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ हमेशा की तरह इस नाइट भी अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। सुबह के 5 बज चुके थे, और जिस रूम में विंग और वांग जी थे वहाँ पे कोई नहीं जानता था कि विंग और वांग जी दोनों एक ही कमरे में हैं, इसलिए उन्हें जागना था और विंग को उस रूम से निकलना भी था ताकि किसी की नज़र में आने से पहले ही वो यहाँ से चले जाए। भले ही उन लोगों ने अपनी सीमाओं को ना तोड़ा हो, अपनी लिमिट्स को उन्होंने अच्छे से ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ बस कटलिंग करते हुए एक दूसरे को बाहों में लेके भले ही वो सोए हों, लेकिन फिर भी इस बात पे विश्वास कौन करेगा कि उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया था। इस बात पे में भी कुछ लोग कर भी लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बातें में भी जो असर ज़्यादा वांग जी पे करेंगी, वो बातें विंग नहीं चाहता था कि ऐसी भी कोई बात हो, इसलिए सुबह 5 बजे से पहले ही वो उस रूम से निकलते हुए अपने रूम में आ चुका था। वहाँ पे जाने के बाद वो फिर से सो चुका था, क्योंकि ये तो वांग जी का नेचर था कि सुबह 5 बजे उठने के बाद अपना मॉर्निंग रूटीन वगैरह करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद वो सुबह 8 बजे तक कम्प्लीटली फ्री हो जाता था अपने पर्सनल कामों से। लेकिन विंग का तो यहाँ पे भी सेम हाल था, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी नींद पहले पूरी होनी चाहिए। डजंट मैटर कि वो सुबह 5 बजे कंप्लीट हो जाती है या फिर दोपहर के 12 बजे तक, उसकी नींद जब तक पूरी नहीं होगी वो नहीं उठेगा। लेकिन शायद आज ऐसा नहीं होने वाला था कि उसे उसकी नींद पूरी करने को मिले, क्योंकि आज उन्होंने वहाँ पे जितने लोग बचे हुए थे ना, उनको पूरा का पूरा यंग मैन जो शहर है ना उसको घुमाना था। यानी कि सारे के सारे उसकी क्लास के जितने लोग थे ना वो सभी वहाँ पे रुके हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, बस वैन किंग, वेसांग, वैन चाओ, लान वांग जी और म्यान म्यान। इसके अलावा बाकी सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, लेकिन ये यहाँ पे रुके थे क्योंकि ये जब भी यंग मैन शहर आते थे, एक दिन आते थे दूसरे दिन चले जाया करते थे। इन्हें वहाँ पे घूमने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और स्पेशली लोटस कोप को तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, ये देखना चाहते थे। और आज दिन भर जैन चैंग और विंग ये दोनों ही मिलके उन्हें आज घुमाने वाले भी थे। सभी लोगों का अच्छे से सुबह का मतलब जितना भी काम था सब कुछ हो चुका था, लेकिन अभी तक वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो था विंग। विंग एक ऐसा इंसान था जो अभी तक सो रहा था, और फाइनली जैन चैंग का गुस्सा 7वें आसमान पे था, और उसने अपने भड़कते हुए अंदाज में विंग के रूम में एंटर कर लिया।
विंग ने तो तभी अपनी नींद को कोसों दूर फेंक दिया जब उसने महसूस किया कि किसी ने उसके दरवाजे को लगभग तोड़ ही दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि दरवाजे बेचारे बच गए हैं, लेकिन महसूस उसका यही हुआ था कि दरवाजे टूट चुके हैं। इसलिए उस बेचारे ने जब ये आवाज़ सुनी थी ना, वो कूदते हुए अपने बेड से नीचे कूदा था। नीचे कूदते ही उसने देखा कि सामने साक्षात चैन चैंग खड़ा था, और चैन चैंग के सामने विभुजान इस चीज़ के लिए ना पछताए कि वो इतनी देर तक क्यों सोया रहा। वो विभुजान हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने जैसे ही जैन चैंग को अपने सामने देखा तो वो हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने मेरे मेरे कमरे के दरवाजे तोड़ने की हिम्मत कैसे की। जैन चैंग ने आंसर करते हुए बोला, शुक्र मनाओ कि मैंने अभी दरवाजे ही तोड़े हैं, वरना जितनी देर तुमने की है ना, उसमें तो तुम्हारी हड्डियां भी टूट जानी चाहिए थी। अभी अभी मैं बस तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, और 10 मिनट के अंदर तुम जो कर सकते हो कर लो, वरना 10 मिनट के बाद मैं अपने तरीके से तुमसे सब करवाऊंगा। जैन चैंग का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था कि विंग वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई का जो गुस्सा है ना, वो मैडम यू से कहीं कम नहीं है। यानी कि उसकी जो माँ है ना, उसका गुस्सा और उसके बड़े भाई का गुस्सा एकदम सेम है। और विंग को ऐसा लगता था कि वो अपने पिता पे गया है, जो अक्सर शांत रहा करता है, मतलब चुलबुला है। हाँ, उतने भी गुण नहीं मिलते हैं जैन फेंगम्यान से, लेकिन एज कंपेरिजन मैडम यू के उसके गुण जैन फेंगम्यान से ज़्यादा मिलते हैं। जैसे ही विंग वहाँ से जा चुका था, जैन चैंग भी वहाँ से जाके अपने फ्रेंड्स के साथ जाके शामिल हो चुका था, क्योंकि उनको वहाँ पे अकेले छोड़ देना ये भी कोई सही बात नहीं थी। अब कौन सी बात है, वो सभी लोग उसके घर पे आए हैं तो उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है। वहाँ पे जाके वो उनको कंपनी देने लगा था, और लगभग 10 मिनट के बाद ही विंग वहाँ पे आ चुका था। नहीं भी आता तो वो बेचारा क्या कर सकता था, क्योंकि जैन चैंग ने उसे वार्निंग जो दी थी। 10 मिनट के बाद विंग, वांगजी, जैन चैंग, फेसांग और वैन किंग, वैन चाओ और म्यान म्यान, ये सभी लोग अब निकल पड़े थे लोटस कोप के शहर के लिए, और साथ ही साथ पूरे यंगमन शहर को घूमने के लिए। इन लोगों ने 2 ग्रुप्स बना लिए थे, जिसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पे घूमने वाले थे। यानी कि विंग, लान वांगजी, वैन किंग और वैन चाओ, ये सभी एक साथ थे, और बाकी बचे 3 लोग, वो लोग एक साथ थे। जिसकी मर्जी जहाँ आ रही थी वो लोग वहाँ को घूमते जा रहे थे, और घूमते घूमते बहुत मज़ेदार तरीके से वो एंजॉय भी कर रहे थे। कुछ दूर चलते ही वैन किंग और वैन चाओ ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। विंग और वांगजी भी अलग ही रास्ते पे जा चुके थे। वो दोनों ही अब तालाब के किनारे पे आ चुके थे, उस तालाब के किनारे पे जहाँ पे तालाब में बहुत सारे कमल के फूल उगे हुए थे। बहुत सारे कमल के पत्तों की वजह से पूरा का पूरा तालाब ढका हुआ था, और साथ ही साथ तालाब में जो नाव थे ना, मतलब जिन नाव के थ्रू बच्चे इधर से उधर जा रहे थे, उस तालाब में नहा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे, वो उस तालाब के किनारे बैठ के बिल्कुल उस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। वैन चाओ और वैन किंग दोनों ही भाई बहन थे, इसलिए उन लोगों की मतलब शख्सियत वैसे तो ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ, घूमने फिरने और खाने पीने के मामले में काफ़ी मिला करती थी। इसलिए वो लोग मार्केट के एंड को निकल गए। दूसरी तरफ म्यान म्यान को घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे एक जगह पे बैठ के किसी एक व्यू को एंजॉय करना ही बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो बाय नेचर वो बहुत ज़्यादा शांत रहती थी, दिखने में भी बहुत क्यूट सी थी, और साथ ही साथ उसका बिहेवियर भी मतलब बहुत अच्छा था। सभी के साथ बहुत फ्रेंडली नेचर के साथ रहा करती थी। लेकिन घूमना फिरना उसे कभी भी पसंद नहीं आया। उसे शांति से एक जगह पर बैठ के किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ को करना, बहुत शांत तरीके से उसको काम करना ही पसंद आता था। और एक जगह पे बैठना, किसी व्यू को देखते रहना, उस व्यू में कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे चल रही है, इस चीज़ को देखना ही उसे पसंद आया करता था। इसलिए एक और चीज़ जो उसके ऊपर मतलब उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो ये कि उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। हालांकि नॉर्मल सी चीज़ों में नहीं आता था, लेकिन जब उसे गुस्सा आ जाता था तो इतनी इजीली वो शांत हो जाएगा, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए जब उसने वेसांग और जैन चैंग से ये बोला कि वो बैठना चाहती है एक जगह पे, तो उन दोनों ने ही एक बहुत अच्छी सी जगह पे उसे बैठा दिया था, जहाँ पर से वो बहुत अच्छे से सारे व्यू को एंजॉय कर सके, और बहुत अच्छे से मतलब उसका मन भी लगा रहे, और साथ ही साथ उसको घूमना भी ना पड़े। इसलिए
वो उसे वहाँ पे छोड़ के ही वहाँ से जा चुके थे और साथ ही साथ उसको बता के भी गए थे कि जब तक वो वापस नहीं आते एटलीस्ट तुम यहाँ से मत जाना, और अगर चली भी गई तो कुछ ऐसा क्लू यहाँ पे छोड़ के जाना जिसकी वजह से हमें ये पता चल सके कि तुम यहाँ से जा चुकी हो और सेफली घर पे पहुँच चुकी हो। म्यान म्यान भी इस बात पे एग्री कर चुकी थी। अब लास्ट में बचे वेसंग और जैनचेंग। इसमें वेसंग बहुत अच्छा कल्टिवेटर है, मतलब जो लड़ाइयाँ वगैरह भी बहुत अच्छे से करता है और साथ ही साथ बहुत शातिर माइंड का भी है, इसलिए उसको मतलब निहास तो उसका एक वेपन है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसको खरीदने का शौक रहता था और साथ ही साथ मतलब उसको परख रहती थी कि कौन सा वेपन किस तरीके से काम कर सकता है और कौन सा बेस्ट रहता है। इसलिए वो जैन चेंग के साथ उसी जगह पे जाना चाहता था जहाँ पे यंग मैन के वेपन मिला करते थे, यानी कि यंग मैन वाले जिस वेपन्स को यूज़ करते हैं ना, वो जिस जगह पे मिलते हैं वो वहाँ पे जाना सही समझते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। शाम होते होते सभी लोग पूरा का पूरा यंगमैन शहर घूम चुके थे, सिर्फ और सिर्फ मियान मियान को छोड़ के, क्योंकि वो कुछ टाइम वहाँ पे रुकने के बाद डायरेक्टली घर आ चुकी थी। हालांकि इस बात की वजह से मैडम यू विंग और जैन जैन को गुस्सा जरूर करने वाली थी, लेकिन उसने मतलब मैनेज कर लिया था पहले ही सब कुछ कि यार ये मेरी ही गलती है और मुझे नहीं घूमना था। मुझे लगा कि मुझे घूमने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा तो उनके साथ चले गई, लेकिन अगर मुझे नहीं आया तो मैं घर आ गई, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। साथ ही साथ सभी लोग बहुत मज़े के साथ एंजॉय कर रहे थे। विंग और वांग जी को भी इस क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भले ही उन्होंने कितना भी टाइम स्पेंड किया हो, लेकिन फिर भी बीच में कभी पढ़ाई, कभी रूल्स, कभी खाना पीना, मतलब क्लाउड डिसीज़ से बाहर आके उन्होंने कभी भी इतना अच्छा क्वालिटी टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं किया था। इसलिए उन लोगों के लिए तो ये एक डेट टाइप का मोमेंट हो चुका था और इस पूरे दिन को एंजॉय करते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी थे। हालांकि विंग थोड़ा ज़्यादा खुश था, लेकिन वांग जी विंग से कम खुश क्यों था इसका रीज़न अभी तक विंग को नहीं पता चला था। और फाइनली पूरे दिन भर जब वो ये महसूस कर पा रहा था कि लान वांग जी ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहा है, तो एंड ऑफ द डे उसने ये पूछ ही लिया कि लान जान क्या बात है, तुम ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने इस दिन को एंजॉय नहीं किया? तो तभी लान वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए उसको आंसर करना भी शुरू कर दिया था। लैंड सेक्ट के लोग हैं इसलिए झूठ तो नहीं बोल सकते, इसलिए लान वांग जी ने हर एक चीज़ सच सच उसके सामने रख दी। तो उसने विंग से बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे 21 साल तक के हो जाने का वेट हमें क्यों करना है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है विंग? वांग जी हालांकि अपनी और विंग की शादी के लिए डिस्परेट तो नहीं था, मतलब वो चाहता नहीं था कि आज 18 साल पूरे हो गए हैं तो हो जाने चाहिए, लेकिन उसको ये सब ना एक अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा डर था जो उसे तब से पैदा हुआ था जब उसने 3 4 से 5 महीने पहले एक सपना देखा था। और वो सपने में उसने ऐसा क्या देखा था ये तो फिलहाल मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ उसने एक ऐसा सपना देखा था जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डरा था। और अभी भी जब ये बात आई थी ना कि वो विंग से तभी शादी कर सकता है जब विंग 21 साल का हो जाएगा, आखिरकार 21 साल के होने में क्या अलग हो जाएगा वो जानना चाहता था। उसने विंग से ये क्वेश्चन पूछा भी, हालांकि विंग भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता था। उससे भी सिर्फ क्लियरली ये बोला गया था कि तुम शादी नहीं कर सकते हो तब तक जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते, और अपने लक्ष्य मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना सक्षम बनाओ, हर एक चीज़ में निपुण बनाओ, बस उसे यही बोला गया था। लेकिन शादी और किसी चीज़ की स्पेशल टाइप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो लेने के लिए मना कर दिया गया था। वो सच में खुद भी ये जानना चाहता था कि आखिर 21 साल के बाद क्या हो जाएगा। और आज उसने फैसला भी ले लिया था कि वो घर जाके पक्का अपने माता पिता से क्वेश्चन जरूर करेगा कि आखिरकार जब जैन चैंग 18 के होने के बाद कभी भी शादी कर सकता है तो उसके ऊपर ही पाबंदी क्यों लगाई गई है। बचपन से लेके आज तक उसको हर एक चीज़ में आगे रखने की कोशिश की गई है, हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश की गई है, और यहाँ तक कि उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाला गया है कि तुम्हें हर एक चीज़ आनी चाहिए, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो तुम्हें आनी चाहिए, भले ही दूसरों को आए या ना आए लेकिन तुम्हें आनी चाहिए। और यही चीज़ उसको बहुत अजीब सा फील कराती थी बहुत टाइम पे। लेकिन हाँ उसको ये भी लगता था कि शायद वो सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, हर एक चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए उसके पेरेंट्स चाहते होंगे कि ये सब कुछ वो करे। जहाँ तक जैन चेंग की बात है, जैन चेंग हमेशा ही इन सब चीज़ को अवॉइड किया करता था, अपने काम को
वो ये सोच के छोड़ दिया करता था यार बाद में कर लूँगा, लेकिन विंग उसको उसी वक्त करना चाहता था। जो चीज़ें उसे नहीं आती थी उसके लिए भी वो मतलब जी जान लगा के अपनी कोशिशों को करना चाहता था। लेकिन विंग को ये चीज़ सच में समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर 21 साल के बाद ऐसा क्या बदलने वाला है। जहाँ पर विंग और वांग जी अभी तक अपने मतलब इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अजीब गरीब सी चीज़ उनके बीच में आ गई थी कि ये मतलब होना चाहिए या नहीं, 21 साल तक होने का क्या मतलब बनता है। और आज विंग ने भी ठान ली थी कि ये क्वेश्चन तो अपने पेरेंट्स से करके रहेगा। लेकिन इस वक्त लान वांग जी का मूड ठीक करना भी ज़रूरी था, तो उसने लान वांग जी को श्योरिटी देते हुए बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, चिंता मत करो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। एटलीस्ट मुझ पे ना सही तो मेरी फैमिली पे तो भरोसा करो, जिन्होंने तुम्हें पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। बस कुछ और वर्ष हमें और रुकना है, कुछ और साल रुक जाना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। किस बात की टेंशन ले रहे हो तुम। विंग चाहे कुछ भी कह दे, कितनी भी कोशिश कर दे, लेकिन लान वांग जी के मन से एक अजीब सा डर जो उसके मन में बैठ गया था ना, वो नहीं निकल रहा था। और विंग भी अच्छे से जानता है कि वांग जी के मन का डर चाहे वो कुछ भी कर ले तब तक नहीं निकलेगा जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती है। और शादी होगी 21 साल के बाद। और ये सोच सोच के अब वो भी फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था। पूरा दिन घूमने फिरने में एंजॉय करने में निकाल देने के बाद फाइनली जब वो घर पहुंच चुके थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि सभी लोग पहले ही घर पहुंच चुके थे। सिर्फ वो दोनों ही थे जो अभी तक इतने लेट नाइट तक, यानी कि 8:30 बजे का टाइम हो चुका था और अब डिनर का टाइम भी होने को तैयार था, तो तब वो घर पहुंच रहे थे। घर पहुंचते ही जेंग फेंगमियान ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आज तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो तभी विंग का आंसर आता है कि हाँ, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन विंग के मुंह से को देख के जेन फेंगमियान और मैडम यू दोनों ही समझ चुके थे कि विंग के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और मैडम यू विंग की तरफ बढ़ते हुए बोलती हैं, क्या तुम्हें कुछ पूछना है। तो विंग हाँ में अपने सर को हिलाता है। लेकिन विंग बोलता है कि मैं बाद में अपने क्वेश्चन को पूछूंगा, मुझे लगता है कि हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए। सभी ने उसकी बात मान भी ली और सभी शांति के साथ बैठ के डिनर करने लगे थे। डिनर हो जाने के बाद विंग ने जेन फेंगमियान और मैडम यू से बोला कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। जैसे ही उन लोगों ने ये सुना तो उन लोगों ने भी विंग को अपने रूम में इनवाइट किया था। विंग भी उनके रूम में जाके आराम से अपनी जगह ले चुका था। और जगह लेते ही जेन फेंगमियान ने वीवुजियान से बोल दिया था कि वो अब अपनी बात बोल सकता है। तो डायरेक्टली वीवुजियान ने अपने माता पिता से सिंपल सा क्वेश्चन किया कि 21 साल तक हमें वेट क्यों करना है। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसा क्वेश्चन था। फिर लेकिन विंग ने जब नोटिस किया कि उसके माता पिता थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसने अपने शब्दों को थोड़ा सा क्लियर करते हुए अपने माता पिता के सामने रखा कि आखिरकार वो 18 साल हो चुका है जब उसे वो शादी के लिए वैलिड मतलब एज है। 18 के बाद वो शादी कर सकते हैं, तो वो अभी शादी क्यों नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शादी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जानना है कि 21 साल तक मुझे क्यों रुकना है, जबकि जैन चैंग के ऊपर ऐसे क्यों कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। और बचपन से अभी तक मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जो चीज़ जैन चैंग को नहीं आती है आप लोग उसे पूरा टाइम देते हो। जितना टाइम वो लेना चाहिए उसे उतना टाइम दिया जाता है, लेकिन मुझे उस चीज़ के लिए टाइम नहीं दिया जाता। इवन मुझ पे तो क्लियरली बोल दिया जाता है कि तुम्हें विद इन इतने टाइम में कंप्लीट करना है, इसे सीख लेना है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैन चैंग नहीं, मैं बड़ा हूँ और आगे चल के मुझे सिर्फ इस सेक्ट की ही नहीं पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। जिस तरीके से आप लोग मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल इंसान की नहीं, न जाने देश के राजा महाराजा की ट्रेनिंग चल रही है, जिससे आगे चल के बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है। ऐसा क्या है जो आप लोग मुझे नहीं बताना चाहते, मुझे सच में जानना है, प्लीज़ बताइए ना। विंग का ये क्वेश्चन सुनने के बाद जैन फेंगमियान और मैडम यू दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा आके उनसे ये क्वेश्चन करेगा कि उसके 21 साल होने के बाद, उसे 21 साल जब हो जाएंगे उसके बाद ऐसा क्या होने वाला है जो कि अभी नहीं हो सकता। और सच में इस क्वेश्चन का आंसर वो लोग अभी दे सकते हैं या नहीं, वो खुद भी नहीं जानते, और यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानती। इसलिए इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।